जब भी किसी खौफनाक या डरावनी जगह का जिक्र होता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कोई सदियों पुराना खंडर या फिर किसी पहाड़ी पर बनी कोई वीरान हवेली। बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा कब्रिस्तान जहां लोग जाने से ही कतराते हैं। लेकिन जरा इस विचार पर गौर करने की जरूरत है। क्या कोई भौतिक स्थान, मतलब कोई ऐसा आम रास्ता जहां से गाड़ियां गुजरती हों, क्या वो इंसानों की चीखों को, उनके गहरे खौफ को और उनकी पूरी की पूरी चेतना को अपने अंदर हमेशा के लिए सोख ले? बाप रे, ये विचार तो अपने आप में ही हमारी पूरी वास्तविकता की नींव को हिला देने वाला है ना? कभी-कभी कोई जगह सिर्फ एक स्थान नहीं होती, वो एक शिकारी बन जाती है जो बस इंतजार कर रही होती है। आज की इस चर्चा का केंद्र एक ऐसा ही खौफनाक शिकारी है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल के पहाड़ों की गहराई में मौजूद टनल 47 की, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही दबी हुई आवाज में काली सुरंग बुलाते हैं। हाँ, काली सुरंग। तो 2021 में 5 दोस्तों का एक समूह था। रोहन, अर्पित, रिया, करण और मीरा वो इस सुरंग के पास पहुंचे थे और आज हम उसी रात के एक एक हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि वो महज कोई रास्ता भटक जाने की आम घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो एक ऐसे दुस्वप्न की शुरुआत थी जिसने हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के सारे नियम ही तोड़ दिए। इस घटना की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही सामान्य परिस्थिति से होती है और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। हाँ, दिल्ली से निकले थे ये 5 दोस्त एक रोड ट्रिप पर। सही कहा। भारी बारिश हो रही थी और पहाड़ों की बारिश तो वैसे भी ड्राइविंग के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी बारिश से बचने के लिए उनका जीपीएस उन्हें एक शॉर्टकट की तरफ ले जाता है। और वो शॉर्टकट उन्हें एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ले आता है, जहां से आगे बढ़ते ही उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी एक टूटे हुए जंग खाए बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा था टनल 47 एंट्री प्रोहिबिटेड, मतलब प्रवेश वर्जित है। और पता है, उसी पल मीरा को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है, एक गहरी घबराहट। लेकिन करण इस डर का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि रोमांच तो इसी में है। ये तो अक्सर होता है। हाँ, करण का ये बर्ताव इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जाना पहचाना पहलू है। जब भी हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, तो हमारा दिमाग अक्सर उस डर को छुपाने के लिए मजाक का सहारा लेता है। सही कहा। लेकिन यहाँ असली खौफ उस मजाक में नहीं था। असली खौफ था उस आइसोलेशन ट्रैप में जो इसके तुरंत बाद शुरू होता है। मुझे ये आइसोलेशन ट्रैप वाली बात थोड़ी विस्तार से समझनी है, क्योंकि जैसे ही उनकी गाड़ी उस सुरंग के मुहाने पर पहुंचती है, जो भी होता है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके सारे फोन अचानक एक साथ डेड हो जाते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी काम करना बंद कर देती है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि जो भारी बारिश लगातार उनकी गाड़ी पर गिर रही थी, वो एक ही सेकंड में बिना धीरे रुए पूरी तरह से रुक जाती है। एकदम सन्नाटा। कोई भी चालाक शिकारी सबसे पहले अपने शिकार को उसकी दुनिया से काट देता है। टनल 47 ने भी ठीक यही किया। मतलब उसने सबसे पहले जीपीएस और फोन को खत्म कर दिया। हाँ, तकनीक को मार दिया ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई रास्ता ही ना बचे। और बारिश का वो अचानक रुक जाना ये दर्शाता है कि अब वो लोग प्रकृति के सामान्य नियमों के दायरे में भी नहीं रहे। बाप रे, यानी बारिश और तकनीक का एक ही सेकंड पर काम करना बंद कर देना कोई इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह का स्पष्ट संकेत था कि उन्होंने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जहां हमारी दुनिया के नियम लागू ही नहीं होते। सही कहा आपने। और फिर बाहरी दुनिया से कटने के बाद वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस घुप अंधेरे सुरंग में कदम रखते हैं। यहाँ से तो चीजें दिमागी और भौतिक दोनों रूपों में बिखरने लगती हैं। क्योंकि उस अंधेरे का स्वरूप भी साधारण नहीं था ना। बिल्कुल। उनके पास पावरफुल टॉर्च थी, लेकिन रोशनी जैसे उस अंधेरे को चीर ही नहीं पा रही थी। वो उसी अंधेरे में विलीन हो रही थी। रोशनी सिर्फ कुछ कदमों तक जा रही थी। और दीवारों पर कुछ बहुत पुराने घिसे हुए नंबर लिखे थे। हाँ, तभी अर्पित अपना फोन चेक करता है। समय हो रहा था रात के 2:13। वो लोग लगातार 5 मिनट तक उस घुटन भरे सन्नाटे में चलते रहते हैं। और जब अर्पित दोबारा समय देखता है तो उसके फोन की स्क्रीन पर अभी भी 2:13 ही हो रहे थे। समय का ये ठहराव ना इस पूरी घटना का एक बहुत ही अहम बिंदु है। और पता है,
ये ठहराव सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, उस जमे हुए समय के बीच सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, टक टक टक, कदमों की आवाज। वो 5 लोग चल रहे थे, लेकिन उस अंधेरे में जो कदमों की गूंज आ रही थी वो 6 थी। एक छठा कदम। हाँ, एक छठा कदम जो बिल्कुल उनके साथ साथ उसी लय में चल रहा था। देखिए, समय का रुकना ये साबित करता है कि काली सुरंग हमारे वर्तमान आयाम का हिस्सा नहीं है। मतलब हमारे लिए समय एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। सही बात है। लेकिन उस सुरंग के अंदर समय एक ऐसा ठहरा हुआ तालाब बन चुका था जिसमें कोई हलचल नहीं होती। और रही बात उस छठे कदम की, तो वो किसी परछाई या गूंज का कोई भ्रम नहीं था। तो वो क्या था? वो एक अदृश्य शिकारी की दस्तक थी। वो उन्हें ये बता रहा था कि वो सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि वो उनके बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। समय का 2:13 पर अटक जाना ऐसा है जैसे कोई पुरानी ऑडियो कैसेट एक ही डरावने लूप पर अटक गई हो। बिल्कुल। और वो छठा कदम जरा सोचने वाली बात है। ये ऐसा है जैसे अचानक आपकी अपनी ही परछाई आजाद हो जाए और अपनी मर्जी से आपके पीछे भारी कदमों से चलने लगे। आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि वो परछाई आप ही की है। वो छठा कदम उस खौफ की सिर्फ एक शुरुआत थी, जो अब उनके सामने एक ठोस रूप लेने वाला था। क्योंकि लगभग 10 मिनट तक उस डरावने लूप में चलने के बाद ना, सुरंग के बीचों बीच उन्हें एक आकृति दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी। हाँ, एक बूढ़ा आदमी जिसने रेलवे की कोई बहुत पुरानी और धूल से सनी हुई यूनिफॉर्म पहन रखी थी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर जो चीज सबसे ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी, वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से सफेद और खाली थीं। वो बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखता है और बिना किसी भाव के एकदम सपाट आवाज में कहता है, ट्रेन आने वाली है। और जब रोहन उससे पूछता है ना कि इन टूटी हुई पटरियां पर ट्रेन कैसे आ सकती है, तो उस बूढ़े का जवाब इस पूरी काली सुरंग के रहस्य की चाबी है। हाँ, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो ट्रेन यहाँ आती है वो लोगों को लेकर नहीं जाती, वो लोगों को छोड़ जाती है। मतलब लोगों को छोड़ जाती है, ये वाक्य कोई पहेली नहीं है, ये एक बहुत ही सीधा सच है। ये सुरंग एक ऐसा स्थान है जहां इंसान अपनी पहचान, अपनी इंसानियत, अपना वजूद सब कुछ पीछे छोड़ देता है। और इस सच का सबूत उन्हें अगले ही पल मिल भी जाता है। अचानक उस पूरी सुरंग में सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। बाहर मत जाओ, रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। बाप रे। प्रिया अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो आवाजें बाहर हवा में नहीं है, वो सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही हैं। और उसी पल करण अपनी टॉर्च की रोशनी सुरंग की दीवार पर डालता है। हाँ, और वहाँ कंक्रीट और सीमेंट के बीच इंसानी चेहरे फंसे हुए थे, और वो सिर्फ परछाइयां या आकृतियां नहीं थीं, उनकी आंखें खुली थीं और वे दर्द से तड़पते हुए हिल रहे थे। अब यहाँ कुछ लोग शायद ये तर्क दे सकते हैं कि क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, घुटन महसूस कर रहे थे, तो शायद ये उन दोस्तों का मति भ्रम रहा होगा। देखिए, मति भ्रम आमतौर पर एक व्यक्तिगत अनुभव होता है ना, एक इंसान को होता है। लेकिन अगर करण ने टॉर्च की रोशनी डाली और उन सब ने उन चेहरों को एक साथ देखा, अगर उन चेहरों की आंखें खुली थीं और वो हिल रहे थे, और उसी वक्त रिया को उनके विचार सीधे अपने दिमाग में सुनाई दे रहे थे, ये बात तो है। तो इसे महज दिमाग का खेल कैसे कहा जा सकता है? ये सब तो इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो चेहरे असली थे। वो लोग आज भी वहां हैं, अनंत काल तक उस ठंडे पत्थर में कैद होकर बस तड़प रहे हैं। सही कहा आपने। दीवारों में फंसे वो लोग शायद दशकों से वहां हैं, और वो फुसफुसाहटें उनका दर्द हैं जो या तो नए शिकारों को चेतावनी दे रही हैं, या फिर शायद उस अकेलेपन में वे चाहते हैं कि कोई और भी उनके साथ उस दीवार का हिस्सा बन जाए। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक पत्थर किसी की चेतना को कैसे सोख सकता है। लेकिन उस सुरंग ने अपना ये खौफ सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने जल्द ही अपना पहला ताजा शिकार चुन लिया, मीरा। हाँ, टॉर्च की रोशनी अचानक ब्लिंक होती है। 1 सेकंड के लिए पूरा अंधेरा छा जाता है, और जब रोशनी वापस आती है तो मीरा गायब थी। एकदम गायब, बिना किसी चीख के, बिना किसी संघर्ष के। बिल्कुल, कोई भागने की आवाज नहीं आई, संघर्ष का कोई निशान तक नहीं था। जमीन पर सिर्फ उसकी जलाई हुई टॉर्च पड़ी थी। और खौफ अपनी चरम सीमा तब पार करता है जब उस जमीन पर गिरी हुई निर्जीव टॉर्च के अंदर से मीरा की धीमी घुट्टी हुई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। बाप रे, ये वो पल है जहां ये मामला किसी भी आम रहस्यमयी घटना से बहुत आगे निकल जाता है।
मैंने इस रास्ते और टनल 47 के पुराने दस्तावेजों की गहराई से जांच की है। अच्छा, कुछ मिला आपको? हाँ, मुझे 1966 के एक पुराने लगभग भुला दिए गए हादसे के बारे में पता चला। 1966 में ठीक इसी सुरंग में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक पूरा का पूरा डिब्बा अंदर फंस गया था। तो क्या रेस्क्यू टीम ने वहां से लोगों को निकाला था? नहीं, सबसे डरावनी बात यही है, जब बचाव दल बहुत मशक्कत के बाद अंदर पहुंचा ना, तो उन्हें मलबे के बीच एक भी इंसान का शरीर नहीं मिला। एक भी नहीं? एक भी नहीं। कोई लाश नहीं, कोई जीवित व्यक्ति नहीं, सिर्फ सुरंग की दीवारों पर गहरे नाखूनों की खरोंचें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारों के अंदर खींचा जा रहा हो और बचने की कोशिश कर रहा हो। हे भगवान! और पता है, ठीक इसी वक्त उन दोस्तों को दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। उन्हीं टूटी हुई और जंग खा चुकी पटरियों पर उस घुप अंधेरे में 2 लाल बत्तियां दिखाई देती हैं। एक पुरानी विशालकाय काली ट्रेन बिना किसी शोर के उनकी तरफ आ रही थी। और उस ट्रेन की खिड़कियों के पीछे जो लोग बैठे थे ना, उनका कोई चेहरा ही नहीं था। अगर हम 1966 के उस हादसे और इस काली ट्रेन की मौजूदगी को जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो बिना चेहरे वाले यात्री वही 1966 के लोग हैं जो अपनी पहचान और अपना भौतिक शरीर हमेशा के लिए खो चुके हैं। मीरा का इस तरह गायब होना और उसकी आवाज का किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि सीधे एक बेजान टॉर्च के अंदर से आना, ये मुझे एक करप्टेड डिजिटल जिप फाइल की याद दिलाता है। वो कैसे? जैसे उस रहस्यमय शक्ति ने उसके भौतिक शरीर को पूरी तरह से डिलीट कर दिया हो और उसकी चेतना को, उसकी आवाज को एक डेटा की तरह उस निर्जीव टॉर्च के अंदर हमेशा के लिए सेव कर दिया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये काली सुरंग इंसान के शरीर को निगलकर उसकी रूह को निर्जीव चीजों में ट्रांसफर कर देती है? वो सुरंग आपको कोई साधारण मौत नहीं देती। वो आपकी ऊर्जा, आपके डर और आपकी चेतना का उपभोग करती है और उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है। और इस खौफनाक सच्चाई के सामने आने के बाद सुरंग अपनी असली कीमत वसूलने के लिए आगे बढ़ती है। करण, जो इस पूरे सफर के शुरुआत में मजाक उड़ा रहा था ना, उसका बर्ताव अचानक से बदल जाता है। वो सम्मोहित हो जाता है। हाँ, पूरी तरह से सम्मोहित नजर आता है। उसकी आंखों में कोई भाव ही नहीं था। वो बिना कुछ बोले, बिना किसी के रोके उस काली ट्रेन की तरफ चलने लगता है। रोहन चिल्लाता है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन करण उस ट्रेन के अंदर कदम रख देता है। देखिए, सम्मोहन का ये स्तर तब आता है जब इंसान का खौफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका अपनी ही इच्छा शक्ति पर से नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। वो सुरंग के इरादों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। और जैसे ही उस ट्रेन का भारी लोहे का दरवाजा बंद होता है, खिड़की के कांच के पीछे खड़े करण का चेहरा भी अचानक गायब हो जाता है। वो भी उन बिना चेहरे वाले गुमनाम यात्रियों में शामिल हो जाता है। हाँ, तभी वो सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी अपनी जेब से कुछ पुराने फटे हुए टिकट निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हर कोई यहाँ से जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। उस बूढ़े आदमी की ये बात एक साफ चेतावनी थी कि अब उनका समय भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल। ये सुनकर रिया, रोहन और अर्पित को एहसास हो जाता है कि अगर वे एक पल भी और वहां रुके ना, तो वो भी उस दीवार या उस ट्रेन का हिस्सा बन जाएंगे। वो पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागते हैं और उनके पीछे से उन सैकड़ों आवाजों का शोर उन्हें घेरने लगता है। तुम्हारा टिकट अभी बाकी है। तुम्हारा टिकट अभी बाकी है। ये कोई खाली धमकी नहीं थी। ये एक परजीवी की तरह था जो अपने शिकार पर अपना निशान छोड़ रहा था। वो किसी तरह भागकर उस घुटन भरी सुरंग से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। गाड़ी की डिजिटल घड़ी भी फिर से काम कर रही थी। सब कुछ पहले जैसा सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी कुछ होता है। हाँ, उनकी नजर अपनी गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर पड़ती है। शीशे पर बाहर की तरफ से गीली मिट्टी से लिखा था 3 returned, मतलब 3 वापस आए। जरा इस बात की गहराई को समझिए। वो 5 अंदर गए थे और सिर्फ 3 बाहर आए। गाड़ी पर 3 रिटर्न लिखा होना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे किसी अंधी शक्ति का शिकार नहीं हुए थे। ये एक सोचा समझा गिना हुआ खेल था। कोई अदृश्य शक्ति या कोई बहुत ही प्राचीन खौफनाक वजूद लगातार उनकी गिनती कर रहा था। उनका पूरा हिसाब रखा जा रहा था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जो 3 दोस्त बाहर आ गए थे वो तो खुशकिस्मत महसूस कर रहे होंगे कि वे बच गए, लेकिन कुछ महीनों बाद दिल्ली में उन पहाड़ों से सैकड़ों किलोमीटर दूर एकदम सुरक्षित माहौल में
रोहन अपने बेडरूम में सो रहा होता है। आधी रात का वक्त था। तभी अचानक उसके बंद कमरे में उसी पुरानी काली ट्रेन की तेज और खौफनाक सीटी गूंजती है। रोहन की आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि उसके कमरे के एक अंधेरे कोने में वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसी रेलवे यूनिफॉर्म में? हाँ, बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म में। और इस बार उस बूढ़े के हाथ में जो टिकट था उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था फाइनल जर्नी, अंतिम यात्रा। बाप रे, ये अंतिम दृश्य पूरी घटना का सबसे भयानक पहलू है। ये साबित करता है कि टनल 47 महज कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिसे आप पीछे छोड़कर आ सकते हैं। एक बार जब आप उस सुरंग की नजर में आ गए तो दूरी, शहर या समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक पारलौकिक रूप से वो सुरंग हमेशा आपके साथ जुड़ जाती है। ये काली सुरंग मुझे एक विशालकाय अदृश्य मकड़ी के जाले की तरह लगती है। जब रिया, रोहन और अर्पित वहां से भागे तो उन्हें लगा कि वो उस जाले को तोड़कर आजाद हो गए हैं, लेकिन हकीकत में उस खौफनाक जाले का एक अदृश्य और कभी न टूटने वाला धागा हमेशा के लिए उनके वजूद से जुड़ गया था। बिल्कुल, वो धागा बस इंतजार कर रहा था सही वक्त का उन्हें वापस उसी अंधेरे में खींचने के लिए। क्या कोई भी इंसान कभी सच में ऐसी जगहों से बाहर आ पाता है? आज भी कहा जाता है कि रात के 2:13 पर उस सुनसान रास्ते और सील की गई सुरंग के पास से उसी पुरानी ट्रेन के चलने की गूंज सुनाई देती है। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक सवाल है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। कौन सा सवाल? जब वो 3 दोस्त अपनी जान बचाकर उस काली सुरंग से बाहर भागे थे तो उनकी गाड़ी के शीशे पर बाहर से गीली मिट्टी में 3 रिटर्न्ड किसने लिखा था? क्या सुरंग के अंदर का वो खौफ खुद बाहर आ गया था, या फिर क्या सुरंग के बाहर भी हमारी इस तथाकथित सुरक्षित दुनिया में कोई ऐसा मौजूद था जो वहां शांति से खड़ा होकर उन दोस्तों की गिनती कर रहा था? ये बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। अगर ऐसा है तो क्या हमारी इस जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया और उन खौफनाक रास्तों के बीच की जो सीमा हम खींचते हैं वो असल में वजूद में है भी, या वो महज हमारी तसल्ली के लिए गढ़ा गया एक भ्रम है? एक ऐसा भ्रम जो किसी भी रात किसी भी सुनसान मोड़ पर टूट सकता है। गहराई से सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।